हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानेंगे। किस तरीके से भारत में इसका विकास होता है और किस तरीके से इसके पहले दूसरे चरण आते हैं और फिर उसके बाद इसके जो फैक्ट्स हैं जहां से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम देखेंगे बहुत ही डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास, सबसे पहले हम देखेंगे भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। तो सबसे पहले देखिए, भारत के नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा का विकास कार्यक्रम के जो प्रणेता है वो कौन है? सबको नाम पता है, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। एक तो ये फैक्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के दिशा निर्देश में ना, इन्हीं के दिशा निर्देशन में भारत ने नाभिकीय विज्ञान और तकनीकी के अनुसंधान और विकास की नींव रखी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो हमने क्या देखा? परमाणु ऊर्जा, भारत में परमाणु ऊर्जा का विकास किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हमने बात की कि भारत में जो नाभिकीय परमाणु ऊर्जा का विकास कार्यक्रम है ना, उसके जो प्रणेता रहे हैं वो कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, उन्हीं के ही दिशा निर्देशन में क्या हुआ? भारत में नाभिकीय विज्ञान और तकनीकी के अनुसंधान और विकास की नींव रखी गई। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1948 में 1948 की बात है। उस समय क्या हुआ कि परमाणु ऊर्जा विधेयक लाया गया, एक बिल लाया गया, एटॉमिक एनर्जी बिल। और 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में एटॉमिक एनर्जी कमीशन, परमाणु ऊर्जा आयोग का भी गठन किया गया। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट, तो पहला मैंने क्या बताया कि एटॉमिक एनर्जी बिल कब आया? 1948 में आया। और 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर भाभा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन। 3 अगस्त 1954 को, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट, जिसको आप DAE भी पढ़ते हो गए ना, शॉर्ट में दिया रहता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब आया? 3 अगस्त 1954 को। ओके, फिर उसके बाद ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है ना, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसने परमाणु ऊर्जा का रोड मैप तैयार किया। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा का रोड मैप किसने तैयार किया? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। इंपॉर्टेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विभिन्न चरण हम लोग देखेंगे अब। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर भाभा, जो होमी जहांगीर भाभा है, उन्हीं ने भारत में 3 चरण वाले परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखी। सबसे पहली बात, ये आपको फैक्ट याद रखना है। इसके लिए दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के समुद्र तट, जो समुद्र तटीय इलाके हैं, वहां पे मोनाजाइट है ना, रेत में पाए जाने वाले थोरियम, मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम। तो थोरियम की वहां पे बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलता है, मतलब वहां पे भंडार पाए जाते हैं, उसी का उपयोग किया गया। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाभा ने क्या किया? भारत में 3 चरण वाले परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखी। और इसी के लिए साउथ इंडिया का जो समुद्र तटीय इलाका है, वहां पे जो मोनाजाइट रेत पाया जाता है, उसमें पाया जाता है क्या? थोरियम। थोरियम के भंडार पाए जाते हैं, तो उन्हीं का उपयोग किया जाना था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि थोरियम के भंडारों के जरिए ही भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया। हम देख रहे हैं ये। ठीक है, अब देखिए, विश्व के कुल थोरियम, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है ये। देखिए, विश्व के कुल थोरियम भंडार का भारत के पास 25% है। कितना है भारत के पास? 25% है। इंपॉर्टेंट, यूरेनियम के भंडार की बात करें तो विश्व के कुल भंडारों का मात्र 1 से 2% ही है। ओके, तो थोरियम 25% और ये मात्र 1 से 2% है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल के प्रयासों से वर्ष 2014 में
2014 में क्या हुआ कि दुनिया के प्रथम, इसको रट लीजिएगा, जब भी कोई चीज प्रथम रहता और खास करके ये दुनिया का प्रथम है, तो दुनिया का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय रिएक्टर डिजाइन किया, ठीक है, किसने? बार्क ने। तो इसको रट लीजिएगा। देखिए कितने सारे फैक्ट्स हैं, है ना। देखिए ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखेंगे आज आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की बात। फर्स्ट स्टेज, पहला चरण, हमने बोला 3 चरण, उन्होंने 3 चरण की आधारशिला रखी। पहला चरण देखिए, फर्स्ट स्टेज देखिए, इसकी शुरुआत तारापुर में परिष्कृत यूरेनियम पर आधारित थी, BWR। BWR का फुल फॉर्म होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, इससे हुई। और इसमें ईंधन के रूप में क्या किया गया? परिष्कृत यूरेनियम का प्रयोग किया जाना था, लेकिन ये असफल रहा। ये जो टेक्नोलॉजी थी ना, ये यूएसए ने दी थी, और ये असफल इसलिए रहा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खर्चीला भी था। ओके, अब इसी में ही, अभी हम पहले की ही बात कर रहे हैं। अब ये जब असफल रही, उसके बाद क्या हुआ? कनाडा से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लेके आया गया, यानी PHWR तकनीकी प्राप्त की गई, इसीलिए इसे कैंडू भी बोलते हैं। कैंडू मतलब CANDU, यानी कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। ओके, तो PHWR तकनीकी कहां से हमने ली? कनाडा से ली, इसीलिए इसे कैंडू भी बोलते हैं। क्या थी ये? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर ड्यूटेरियम जिसे आप बोलते हैं, दबित भारी जल रिएक्टर। ओके, ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का यूज होना था। अब इसमें होता क्या? देखिए, यूरेनियम 235 इसे 0.7%, ठीक है। अब इसके विखंडन से, यूरेनियम 235 के विखंडन से क्या हुआ कि ऊर्जा प्राप्त होती, और शेष जो था वो यूरेनियम 238 जो कि प्लूटोनियम 239 में बदलता, ठीक है। इसी चरण में रूस के सहयोग से कुंडलकुलम, अब ये इंपॉर्टेंट है, कुंडलकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। रशिया के सहयोग से 2 संयंत्र भी स्थापित किए गए, इंपॉर्टेंट। तो पहला आपने देखा कि पहला तो हमने यूएसए से टेक्नोलॉजी ली जिसमें परिष्कृत यूरेनियम का प्रयोग होना था, और ये काफी खर्चीला भी था। फिर ये असफल रहा, तो उसके बाद हमने कनाडा से टेक्नोलॉजी ली, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो आपको बस ये टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। ओके, इसमें क्या है कि यूरेनियम 235 के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होता है, और फिर 238 से क्या होता है? प्लूटोनियम 239 में ये बदलता है, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं सेकेंड स्टेज में, दूसरे चरण में हम पहुंचते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका नाम है FBR, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या था? ईंधन के रूप में प्लूटोनियम 239। अब प्लूटोनियम 239 जब विखंडित होगा तो उससे क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। और यूरेनियम 238, इससे क्या होगा? प्लूटोनियम 239 में ये चेंज होगा। ओके, और इसमें कूलेंट के रूप में द्रव सोडियम का भी यूज किया गया, ठीक है। लिक्विड सोडियम का यूज करना था, और इसमें क्या इसकी खासियत थी कि जितना ईंधन जलेगा उससे ज्यादा प्राप्त होगा। ओके, साथ ही एक चीज और बताती हूं मैं आपको कि इसी में सेकेंड स्टेज के ही अंतर्गत एक उन्नत भारी जल रिएक्टर लाया गया, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर AHWR लेके आया गया, ठीक है। और इसका प्रारंभ में लक्ष्य था कि 300 मेगावाट जो ऊर्जा है उसका प्रोडक्शन करना। एक चीज और बताती हूँ, FBR जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कलप्पम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना 1971 में की गई। रट लीजिएगा इसको, ठीक है, IGCAR। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है, तीसरे स्टेज में, तीसरा चरण में थोरियम आधारित संयंत्र का विकास करना था। यहाँ पे थोरियम आधारित TBR, ठीक है, थोरियम ब्रीडर रिएक्टर, थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में चेंज करना था, इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के घटक अब देख लेते हैं, कंपोनेंट्स देख लेते हैं। किसके? कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए, अब इसके कंपोनेंट्स जानना जरूरी है, क्योंकि ये टर्म जानिए। ईंधन क्या होता है? जो जलता है, उसके जलने से क्या मिलती है? हमें एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। तो जिसका विखंडन किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्यूल या ईंधन। फिर होता है मॉडरेटर यानी मंदक, कहने का मतलब है न्यूट्रॉनों की गति पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ठीक है। उसके बाद होता है शील्ड, जिसको हम बोलते हैं परिरक्षक। रिएक्टर का कोर जो होता है वो कंक्रीट या फिर स्टील के आवरण से बंद रहता है, ताकि उत्सर्जन होता है उष्मा का, उससे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उसको बोलते हैं हम लोग शील्ड या परिरक्षक। शीतलक क्या होता है? कूलेंट क्या होता है? जब अभी मैंने बोला था कि लिक्विड सोडियम का यूज होता है कूलेंट के रूप में, है ना। तो भारी जल या द्रव सोडियम का
उसमें ऊर्जा के नकारात्मक प्रभावों को प्रभावहीन, वो जो प्रभाव होते हैं उसको प्रभावहीन बना देना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम कूलेंट। फिर अब आ जाइए आप लोग कंट्रोल रॉड्स की तरफ। कंट्रोल रॉड, कंट्रोल यानी नियंत्रक, रॉड मतलब छड़े जो होती हैं ना, ये जो छड़े होती हैं, ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये छड़े होती हैं बोरान और कैडमियम की होती हैं। इसकी सहायता से रिएक्टर में घटित नाभिकीय जो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया की दर को कंट्रोल किया जाता है। तो ये किसकी छड़े होती हैं, आपको पता होना चाहिए, बोरान और कैडमियम की। ओके, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में परमाणु विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? देखिए वर्ष 2017 में इसकी जो क्षमता थी वो 6780 थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नहीं है? ठीक है, 22 परमाणु रिएक्टर सक्रिय थे उस समय। 21वां और 22वां आपको पता है, कुंडल कुलम नहीं पता है तो आप पता हो जाएगा कि 21वां और 22वां 21 एंड 22 जो है कुंडल कुलम बिजली घर में स्थापित किया गया। एंड अभी की बात करें जो हमारा ईयर चल रहा है 2024, इसमें 24 रिएक्टर्स हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? 22 तो आपने देख लिया। तो ये जो 22 पहले थे 2017। अभी देखिए काकरापार, काकरापार कहाँ पे है? गुजरात, है ना। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 3 एंड काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट 4 ये स्थापित किया गया। इसकी अब अभी की क्षमता 2024 की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 8180 मेगावाट है कैपेसिटी। परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। भारत में प्रथम विद्युत गृह का निर्माण अब हम लोग देख लेते हैं। भारत में जो प्रथम विद्युत गृह का निर्माण है वो तारापुर। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र। देख रहे हैं 1969 यूएसए की सहायता से, ये भी आपको याद रखना है, यूएसए की सहायता से, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। 1972 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान कोटा में है और कनाडा के सहयोग से लाया गया। ये सेकंड हो गया। तो पहला हमने तारापुर देखा, दूसरा हमने रावत भाटा। तीसरा हम देखते हैं कलपक्कम। कलपक्कम चेन्नई से 80 किलोमीटर साउथ में पड़ता है, तमिलनाडु में। इसी को हम इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। 1984 में ये लाया गया, स्वदेशी तकनीकी थी, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नरौरा की अगर बात करें, बुलंदशहर है ना, गंगा तट पर, ये आपको याद रखना है, बुलंदशहर गंगा तट पर है 1989 में। काकरापार अभी सूरत 1993, और अभी दो और आपने देखा 3 एंड प्रोजेक्ट 4 है ना, काकरापार गुजरात। सूरत यानी कि रिवर कौन सी होगी? तापी, है ना। ओके, कैगा की बात करें, कारवार उत्तरी कन्नड़ जिला, कर्नाटका। ओके, एंड लास्ट वन इज कुंडलकुलम, तमिलनाडु, तिरुनवेली, रूस के सहयोग से। इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा तारापुर, रावत भाटा और कलपक्कम, नरौरा, काकरापार, कैगा एंड कुंडलकुलम। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। भारत में अधिकांश जो रिएक्टर है ना वो PHWR का मतलब है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। तो मंदक के रूप में इसमें गुरु जल का प्रयोग होता है। गुरु जल मतलब ड्यूटोरियम भारी जल। तो ये जो गुरु जल है ना, तो भारत में 8 गुरु जल संयंत्र भी हैं, ये आपको याद रखना है। पंजाब में है नांगल, वडोदरा गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु, तालचेर उड़ीसा, थाल महाराष्ट्र, हजीरा गुजरात एंड मानगुरु हो गया आपका तेलंगाना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया और आपको पता भी होना चाहिए। फिर कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, इसको देखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार्क की अगर बात करें, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र। IGCAR इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है कलपक्कम। फिर आ जाइए उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र, ये इंदौर में। परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। फिर देखिए अस्थिर ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता, रमन अनुसंधान केंद्र हो गया बेंगलुरु, गुरु जल बोर्ड आ गया आपका मुंबई। फिर आ जाइए आगे विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी मुंबई, भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा एंड भारत रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। फिर आ जाइए नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर गुलमर्ग। ओके, एक चीज और बताती हूँ, ट्राम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा कार्यशील है, ये भी आपको जानना है। ओके, तो ये हमारा देखिए कितने कम समय में
कंप्लीट हो गया और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कितनी सारी चीजें हमने आज सीखी हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।